नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन की। मैंने यहाँ पर पहले ही स्टार लगा दिया है। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो एक साथ पूरा साइक्लोट्रॉन नहीं पूछा जाता है। साइक्लोट्रॉन के कई भाग हैं, कई भाग में इसे हम कंप्लीट करेंगे, तो उसमें से किसी एक भाग का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं साइक्लोट्रॉन क्या है। दोस्तों, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेशित कणों यानी धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉनों, अल्फा कणों, न्यूट्रॉनों या आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें, ये कैसे बना होता है, कैसे वर्क करता है, तो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। बस आप अपना धैर्य बनाकर रखे रहिए, सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। मित्रों, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ये इसका आकार कैसा होता है। यहाँ पर चुंबक के दो ध्रुव बने हैं, N और S। इसके बीच में दो डीज बने होते हैं। क्या मित्र? डीज। इसको क्या बोलते हैं? डीज। अब ये डीज क्या होता है? यहाँ पर देखिए, डीज D1 है, ये डीज D2 है। अब डीज क्या होता है? जैसे दो कटोरियाँ हैं, कटोरी के आकार का दोनों तरफ से, इधर से और इधर से भी ऐसे लगा होता है। एक डीज में एक नली लगी होती है जहाँ पर नेगेटिव प्लेट लगी होती है। यहाँ पर धनावेशित कण है और दोनों डीजों को AC वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता है, यानी इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। आइए इसकी कार्यविधि और सिद्धांत को समझते हैं, फिर आपको सारी बातें धीमे धीमे समझ में आ जाएंगी। धैर्य बनाए रखें मित्र। आइए मित्र, सबसे पहले इसके सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत कहता है कि जब किसी धनावेशित कण को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र में बार बार गति कराई जाती है, तो वह त्वरित होता जाता है और अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाला आवेशित कण परिक्रमण की आवृत्ति पर कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है इसका सिद्धांत और आइए बात करते हैं इसकी कार्यविधि के बारे में, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, एक एक पॉइंट्स आपको नोट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत करेंगे इसकी कार्यविधि के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले माना किसी क्षण डीज के केंद्र पर स्थित आयन स्रोत से यम द्रव्यमान तथा Q आवेश वाला धनायन उत्पन्न होता है। यदि इस क्षण डीज D1 ऋणात्मक विभव तथा डीज D2 धनात्मक विभव पर हो। जानते हैं आप, जब AC वोल्टेज होता है तो एक टाइम में एक डीज क्या होगा? ऋणात्मक, तो उसी क्षण डीज D2 क्या होगा? धनात्मक होगा मित्र। ठीक है, धनात्मक विभव पर हो तो धनायन डीज D1 के अंदर प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज को आकर्षित कर लेंगे। ज्यों ही आगे बढ़ते हैं, ज्यों ही धनायन D1 के अंदर प्रवेश करता है, उस पर कार्य करने वाले विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है, क्योंकि खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं मित्र। ठीक है, किंतु इस क्षण धनायन पर उसकी गति के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, जिसके कारण धनायन वृत्तीय गति करने लगता है। एक डीज से एक नली जुड़ी होती है जिसमें ऋण विभव का एक प्लेट लगा होता है, जैसा कि हमने डायग्राम में बताया, जो धनायन को टारगेट पर पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, ये है इसकी कार्यविधि। आइए इसमें कुछ गणनाएं भी करते हैं। गणना में यहाँ पर लिखते हैं, माना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B तथा धनायन का वेग V है, तब आवेश Q पर लगने वाला लॉरेंज बल F बराबर क्या होता है? QVB। अब जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसके केंद्र की ओर एक फोर्स लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल। तो यहाँ पर जो धनायन है वो कटोरी में यानी डीज में क्या कर रहा है? वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, इसलिए अभिकेंद्र बल का मान F बराबर mv²/r हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 की सहायता से QVB, F की वैल्यू यहाँ पर ला कर रख दें तो QVB
बराबर हो जाएगा mv²। अगर r की वैल्यू यहाँ पर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा mv²/qvb। एक v से एक v कट जाएगा तो r बराबर mv/ आपका आ जाएगा qv हो जाएगा मित्र। ठीक है, आइए इसके आवर्तकाल की बात करते हैं। आवर्तकाल क्या होता है? यहाँ पर हमने लिखा है समय। समय मतलब जैसे आवर्तकाल है, काल का मतलब समय होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, क्या है? दूरी बटा चाल है। तो दूरी का मान जब वृत्तीय पथ होता है तो यहाँ पर दूरी इस परिधि के बराबर हो जाती है। परिधि का फार्मूला 2πr हो जाएगा, यानी दूरी 2πr हो जाएगी। और चाल क्या है? आपके कण की v है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले समीकरण से v की वैल्यू यहाँ लाकर रख देंगे और एक v से एक v और कट जाएगा तो आवर्तकाल यहाँ पर आ जाएगा 2πm/qv। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अर्थात समय उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस फार्मूले में v की वैल्यू नहीं रही, वो कट गई है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें वेग से मतलब नहीं होगा। आवर्तकाल जो होगा वो वेग पर निर्भर नहीं करेगा। इसके बाद इसमें एक और टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है इसमें हमारा साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति। हमने बताया कि इस साइक्लोट्रॉन है जो बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें हम कई टॉपिक में इसे कवर करेंगे, जिसमें कई खंड हैं, तो एक एक खंड हम करेंगे और एग्ज़ाम में भी ऐसे ही खंडों के रूप में आएगा। कभी आवृत्ति पूछेगा तो कभी आवर्तकाल पूछेगा। ठीक है, तो कभी अधिकतम ऊर्जा पूछेगा। आइए यहाँ पर साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति के बारे में बात करते हैं। साइक्लोट्रॉन इस शर्त पर कार्य करता है कि लगाए गए विभवांतर की आवृत्ति को धनायन की परिक्रमा के बराबर होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की इस आवृत्ति को साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कैसे निकालेंगे मित्र? यहाँ पर देखिए, आवृत्ति न्यू बराबर 1 होता है आवर्तकाल, और 1 आवर्तकाल की वैल्यू 2πm/qv हो जाएगा और qv ऊपर चला जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1 में गुणा हो जाएगा। तो न्यू बराबर, ये न्यू इस तरह से लिखा होता है, आप v ना समझिएगा इसे। ठीक है, v न्यू क्या है? आवृत्ति होती है। तो न्यू बराबर हो जाएगा qv/2πm। अब यहाँ पर एक और गणना करते हैं। धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी जब वो गति कर रहा होगा वृत्तीय पथ पर? ठीक है मित्र, आइए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, धनायन की गतिज ऊर्जा अधिकतम उस समय होती है जबकि वह अधिकतम त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति करता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अधिकतम यानी गतिज ऊर्जा v max बराबर क्या हो जाएगा? r max, यानी आपने अभी अभी देखा था ये फार्मूला, विभव जो हो जाएगा qb/r। r का मतलब अधिकतम त्रिज्या है ना, मैक्सिमम अपॉन m हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का एक फार्मूला होता है k बराबर ½mv²। हमने यहाँ से v की वैल्यू निकाली है, अब यहाँ पर लाकर रख देते हैं। रखेंगे मित्र तो क्या हो जाएगा? 1/2m। और यहाँ पर जब आप v की वैल्यू रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप v की वैल्यू रखेंगे तो इसका यहाँ पर वर्ग नहीं है, यहाँ पर वर्ग नहीं है, पर यहाँ पर वर्ग है, तो इन सब का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। q² b² r² m², एक m से एक m कट जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी k बराबर q² b² r² यानी r मैक्सिमम अपॉन 2m हो जाएगा मित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साइक्लोट्रॉन की सीमाओं की बात करेंगे। साइक्लोट्रॉन की क्या सीमाएं हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन की क्या सीमाएं हैं, कैसे कैसे वर्क करता है? तो पहली सीमा ये है कि साइक्लोट्रॉन की सहायता से अनावेशित कणों जैसे न्यूट्रॉन आदि को त्वरित नहीं किया जा सकता, है ना। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये निगेटिव है। इसकी सहायता से धनायनों की चाल को एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि हम चाहे जितना बढ़ा ले जाएं। मतलब ये केवल धनावेशित कणों को ही त्वरित करता है, ऋणावेशित को नहीं करता, या जिस पर आवेश हो नहीं करता। मित्र, साइक्लोट्रॉन एक बहुत बड़ा टॉपिक था, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये कई खंडों में है। एग्जामिनर जब आपसे सवाल करेगा तो ऐसा नहीं करेगा कि आप साइक्लोट्रॉन की पूरी विधि लिखो। यहाँ पर आपको जैसे जैसे हमने टॉपिक बताए हैं, आवृत्ति, अधिकतम गतिज ऊर्जा, साइक्लोट्रॉन की सीमाएं,
या फिर उसकी त्रिज्या निकालना आपसे पूछ सकता है। दोस्तों एक बार आप कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे नोट्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने 4 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।